हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS 2 2015 के मैथ्स के PYQ का एक और सेशन, जहां पे हम करने वाले हैं पार्ट 2 और इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक अनअकैडमी पर हमें फॉलो नहीं करते तो आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो करिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मेरी तरफ से फ्री क्लासेस मिलती हैं डेली। तो रेगुलरली आप जो है प्रैक्टिस सेशन कर सकते हैं मैथ्स का, रीजनिंग का। डेली एक सेशन आपको मिलेगा तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको बैच कोर्सेज मिलेंगे, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलेंगे, जिनके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी जो है वो 1 जुलाई से प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज 1 जुलाई के बाद प्राइजेस जो है वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस टाइम पे ऑफर भी चला हुआ है, ठीक है। 26 तक जो है वो ये ऑफर है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएंगे। तो ये आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स रहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। सो बेस्ट इज अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बिकॉज इस टाइम पे 12 मंथ में आपको 2 मंथ जो है वो फ्री मिल रहे हैं। सो 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, 8800 फी है। लेकिन अगर आप इसमें कोड यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। साथ में अगर आप क्रेडिट यूज करते हैं, क्रेडिट इज जस्ट लाइक कि अगर आप मेरे फ्री सेशन देखते होंगे तो वहां से किसी भी एजुकेटर के फ्री क्लासेस देखते होंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट वहां से मिल जाना है। सो ओवरऑल सक्सेसिव डिस्काउंट मिलना है आपको 20% का। सो ये आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे करियर स्टडी यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको इसमें सारी की सारी क्लासेस के लिंक जो है वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सो आज हम करने वाले हैं CDS 2015 का सेकंड पार्ट। और सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड हमें कहा है कि अ टीन ऑफ ऑयल वाज 4/5 फुल व्हेन 6 बॉटल्स ऑफ ऑयल वर टेकन आउट फ्रॉम दिस टिन एंड 4 bottles of oil were poured into it. It was 3/4 full. So oil of how many bottles can the tin contain? तो टिन जो है उसमें कितनी बॉटल्स आ सकती हैं, हमने ये बताना है। सो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। लेट अगर आपके पास कैपेसिटी ऑफ द टिन जो है वो अगर x है, ये हम मान के चलते हैं कि x जो है वो टोटल कैपेसिटी है। और अगर आपने x भी नहीं रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सीधा ये बोल सकते हैं कि 4/5 फुल था, तो x का जब 4/5 था तो आपके पास जो है उसमें से हमने 6 बॉटल्स जो है वो टेकन आउट करी, -6 करी, 6 बॉटल्स हमने निकाली एंड देन फिर 4 बॉटल्स हमने उसमें और पोर करी, यानी कि 4 हमने ऐड कर दी। तो 6 हमने निकाली, 4 हमने ऐड करी, तब जाके जो टैंक है, ये जो टिन है, वो x का 3/4 रह गया, मतलब 4/5 से 3/4 रह गया। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? सो -2 उस तरफ जाकर +2 हो जाना है। x इंटू 4/5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2। सो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा? x इंटू 5 और 4 से 20 आ जाएगा एलसीएम, एंड दिस इज, ये आपके पास बन जाना है 16 एंड दिस इज 15। सो दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास 1 आउट ऑफ 20 इज इक्वल टू 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 40। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो थी, ये क्योंकि 2 जो है ये क्या है, ये बॉटल्स हैं, तो ये भी बॉटल है, ये भी बॉटल्स आनी है। सो द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो आ सकती हैं उसमें, वो आ सकती हैं 40। बस ये हमने निकालना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हमें कहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव अ रिमाइंडर 3 एंड द रिजल्टिंग कोशेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स अ रिमाइंडर 6. The same number when divided by 11 leaves a remainder m and the resulting quotient when divided by 7 leaves a remainder n. What are the value of m and n? देखो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई खतरनाक इक्वेशन नहीं बनानी है, बस एक नंबर एज्यूम करना है, एक ऐसा नंबर। देखो सबसे पहले क्या है, आपको पता है कि कोई भी नंबर जो होता है वो क्या होता है, डिवाइडेड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। सो लेट आपके पास कोई नंबर था, उसको आपने डिवाइड करा, व्हेन डिवाइडेड बाय 7 तो एक कोशेंट आया और रिमाइंडर आ गया 3। अब इस कोशेंट को, ठीक है, ये जो कोशेंट है उसको आपने डिवाइड करा किससे? अब कोशेंट को अगेन डिवाइड करा है ना, तो कोशेंट की सेम इक्वेशन बन जाएगी। नंबर को 7 से डिवाइड करके कोशेंट आया, कुछ भी आया होगा, +3 इज द रिमाइंडर। सिमिलरली फिर जो कोशेंट था उसको डिवाइड करते हो जब आप 11 से, तो आपके पास कुछ कोशेंट 2 हो सकता है, सेकंड कोशेंट कुछ और आया होगा उसके केस में, और रिमाइंडर आ रहा है 6। दैट्स इट, ये आपको पता चल गया। यहां पे आपको करना है अज्यूम। लेट अगर मैं ये अज्यूम करता हूं, इफ Q2 जो है वो अगर मैं 1 मान लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 0 मानो, 1 2 3 कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इंप्लाई आपके पास Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? 11 इंटू 1 + 6 यानी कि 17,
और इस तरह से फिर नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइजर, यानी कि 7 इंटू कोशेंट, कोशेंट 1 कितना था +3, सो दिस इज 7 इंटू 17 +3, सो ये कितना बन जाएगा आपके पास 122। दैट्स इट, नंबर आपको पता लगे कि 122 नंबर था। नाउ द प्रोसेस इज, हमसे ये पूछा हुआ है कि इस 122 को अगर मैं डिवाइड करता हूं किससे, 11 से, तो मेरे पास रिमाइंडर आता है m, तो 11 इंटू 11 इज 121, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1, सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सो नाउ दिस कोशेंट, ये कोशेंट होता है, सो ये जो कोशेंट है 11, इसको अगर मैं दोबारा डिवाइड करता हूं 7 से, तो 7 1 से 7, रिमाइंडर आ रहा है 4, एंड दिस इज n, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 4, सो दिस इज 1 and 4, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, अज्यूम कर लेनी है कोई वैल्यू और आप उसमें वैल्यू, कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा, 1 2 3 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस। ओके, सो इफ y इज इक्वल टू 1, if okay, y is equal to 1 if x is greater than 1, y is -1 if x is less than 1, and y exists for all value of x। चलिए सो देख लेते हैं, सो क्या क्या सिचुएशंस है हमारे पास। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो y अगर हमारे पास इतना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर है, सो x माइनस 1 आई होप आपको पता है ये कट हो जाना है, लेकिन अगर मैं यहां से y लिखूंगा तो कितना आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सो दिस इज +-1 में आनी है वैल्यू जो भी आएगी, तो मैं स्क्वायर से रूट तो कट कर रहा हूं, बट मैं इसको मॉड में लिख रहा हूं। मॉड मतलब प्लस माइनस में कोई भी वैल्यू आ सकती है, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, अपॉन में x माइनस 1 नहीं है, ऊपर वैल्यू जो भी आएगी वो मॉड में रख दी मैंने, क्योंकि आपके पास +-1 कुछ भी हो सकता है। सो नाउ द पॉइंट इज, अब अगर आप यहां से देखेंगे, हमें कहा है कि अगर x ग्रेटर देन 1 होगा, सपोज करिए x अगर मैं ग्रेटर देन 1 पुट करता हूं, कुछ भी वैल्यू रख लो, 2 पुट कर देता हूं तो 2 - 1, एंड ऊपर भी 2 - 1, 3 - 1, 3 - 1, ये बिल्कुल सही होगा। अगर x ग्रेटर देन 1 होगा कुछ भी वैल्यू पे, इफ x इज ग्रेटर देन 1, तो दैट इंप्लाई y तो आपका 1 ही आना है, कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। एंड द सेकेंड वन इज कि y जो है वो -1 होगा अगर x जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर y जो है वो लेस देन 1 होगा, लेट सपोज कि आपने -1 पुट कर लिया, सो -1 ये बनेगा आपका -2 अपॉन में, और ऊपर तो आपको पता है कि भले ही आप -1 -2 लिखोगे, लेकिन मॉड की वजह से, मॉड क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर है, सो ऊपर वाली वैल्यू क्या बननी है, वो पॉजिटिव ही रहनी है। सो अगर y इज लेस देन 1 है, सो लेट सपोज कि y जो है वो आपका -2 है, सो दैट इंप्लाई, सो मतलब x जो है वो अगर -2 है, x इज लेस देन 1 है, सो ऐसे केस में y कितना आएगा, सो दिस इज इक्वल टू -2 - 1 अपॉन में -2 - 1, सो ऊपर तो बनेगा +3, नीचे बनेगा माइनस का, सो दिस इज -1। मतलब ये भी बिल्कुल सही है कि अगर हमारे पास x लेस देन 1 होगा तो y -1 ही आएगा। नाउ द पॉइंट इज y एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। देखो लेस देन 1 के लिए चेक कर लिया, ग्रेटर देन 1 के लिए चेक कर लिया, ये भी चेक कर लो कि इफ x इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या सिचुएशन बनेगी। सो y बनेगा 1 - 1 अपॉन में 1 - 1, ये मॉड है, सो दिस इज 0 अपॉन में 0, एंड यहां से जो आपके पास वैल्यू बन रही है, तो आपको पता है कि 0 अपॉन में 0 जो टर्म है, दिस इज नॉट डिफाइंड, इस टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सो y डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, बिकॉज y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जब x जो है वो आपका 1 है। तो ऐसे बस आप चेक कर सकते हैं, इजिली आप देख सकते हैं। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी सी ऑप्शन 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है कि if x plus 1 is the HCF of this and this, okay, so where a is not equal to b, then the value of c is, तो c की वैल्यू कितनी होगी। ना आपको पता है कि अगर कोई भी HCF है तो HCF ऑलवेज डिवाइड्स द नंबर्स, तो x plus 1 अगर फैक्टर है तो x plus 1 is equal to 0, so x is equal to -1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाई मेरे पास बन जाएगा ये दिस इज a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन द अदर साइड अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, सो दिस इज -1 मतलब b इंटू -1 का स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाई यहां से रिलेशन मिल जाएगा हमें b माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है कि हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। सो अगर मैं क्या करता हूं, सिंपली इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज 1 दिस इज 2, इनको अगर मैं ऐड ही कर देता हूं, सिर्फ प्लस कर रहा हूं,
तो आपके पास ए कट हो रहा है, बी कट हो रहा है, बचेगा क्या 2c, और 2c की वैल्यू कितनी आएगी 0, सो c की वैल्यू कितनी आएगी 0। नाउ इफ c इज इक्वल टू 0, बाकी कुछ मुझे फाइंड ही नहीं करना है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। ठीक है, सिर्फ मैंने ऐड ही करा है, ए से ए कट हो रहा है, बी से बी कट हो रहा है, c प्लस c, 2c इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है कि द 7 डिजिट नंबर 876p37q इज डिविजिबल बाय 225, द वैल्यू ऑफ p एंड q कैन बी। तो p और q की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, हमने ये बताना है। सो अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखो 225 जो है, कोई भी नंबर 225 से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो डिवाइड होना चाहिए 15 इंटू 15, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 225 है तो देखो वो 25 से भी डिवाइड होगा, वो 9 से भी डिवाइड होगा। एक उसमें 9 का डिविजिबिलिटी लगे और उसमें 5 और 5 का भी डिविजिबिलिटी लगे, तो ये दो सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे 5 के लिए हमें यूनिट डिजिट में क्या चाहिए, यूनिट डिजिट में हमें सिंपली ये देखना होता है कि यूनिट डिजिट में 0 या 5 हो। तो 25 के लिए हमें ये देखना होता है कि यूनिट डिजिट में डबल 0 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। तो हमें ये तो पता लग गया कि 25 जो हमारे पास नंबर बनेगा, अगर लास्ट में 75 होगा ना तभी डिवाइड होगा, 70 होगा तब 25 से डिवाइड नहीं होना है। 25 से कोई भी नंबर, 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 25 से डिवाइड होने चाहिए। सो दैट मीन या तो आपके पास लास्ट में 00 बने, 25 बने, 50 बने या 75 बने। सो अगर ये नंबर 25 से डिविजिबल है, सो दैट मीन क्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्यू मस्ट बी 5। ठीक है, क्यू की वैल्यू 5 आनी चाहिए, एक चीज तो कंफर्म हो गई। उसके बाद अगर आप दूसरी चीज देखेंगे तो हमें ये पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस p प्लस 3 प्लस 7 प्लस q, ये कितना आना चाहिए, पहले तो ये बन कितना रहा है 15, 21, 24 और 7, सो दिस इज, ये बन जाएगा हमारे पास टोटल 27। ओके जस्ट 1 सेकेंड, 8 7 है 31 37। ओके, सो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन रही है। इसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं क्यू यहाँ पे 5 पुट कर देता हूं तो 36 प्लस क्यू पी बन जाएगी। ठीक है, वैसे 31 बन रहा है, बट अगर मैं क्यू को, ये बन रहा है 31 प्लस पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू अगर 5 पुट करता हूं तो ये वैल्यू बनेगी 36 प्लस पी बन जाएगी। अब अगर ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, सो आपके पास 36 प्लस पी जो है वो कितना आना चाहिए, 36 प्लस पी 0, मतलब 36 के बराबर आ सकता है। 36 प्लस पी जो है वो आपके पास द सेकंड वैल्यू इज कितनी आ सकती है, 45 आ सकता है। इससे आगे हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम 36 प्लस पी जो है वो कितना कर देंगे, अगर हम इसको इससे ज्यादा रखेंगे, हम 54 रखेंगे, तो आपके पास पेयर जो है वो, मतलब जो पेयर है उसमें एक वैल्यू 9 से बड़ी आ जाएगी और डिजिट की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं होती है। अब अगर ये वाली इक्वेशन देखें, सो दैट इंप्लाई पी जो है वो 0 होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू अगर हम देखें तो आपके पास p की वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, तो यहां पे p की वैल्यू आपके पास 9 होनी चाहिए। ओके, सो अब आपसे ये पूछा हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ p एंड q जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। तो p की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 9 होगी, q की वैल्यू या 5 होगी ओनली। सो p q की जो वैल्यू है 0 5 हो सकती है या फिर 9 5 हो सकती है। 0 5 भी हो सकती है और 9 5 भी हो सकती है, और इसमें हमारे पास दोनों ही है। ओके, सो इसमें आप देख लीजिएगा, इट शुड बी, ये दोनों ही बन रहे हैं, 0 5 भी पॉसिबल है और 9 5 भी पॉसिबल है। तो अगर ये इसी तरह से सेम क्वेश्चन, क्योंकि तो आपका ऑफिशियल पेपर है, सो दैट मीन कुछ गड़बड़ है। आई होप इसमें करेक्शन किया गया होगा यूपीएससी की तरफ से, फाइनल जो भी रिजल्ट आया होगा उस टाइम पे, तो ये दोनों ही सही थे। ठीक है, और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हो कि आप दोनों में से कोई सा भी लगाओगे तो आपका आंसर सही ही होना है। ठीक है, सो अगर आप ऐसा किए होंगे एग्जाम में तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है, हमें कहा हुआ है कि ए बी सी सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में c। ओके, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको ये कहा हुआ है कि ए बी सी जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन ये रूट होंगे इसके। ठीक है, ये इसके क्या होने चाहिए, रूट होने चाहिए। सो उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी। ओके, सो अब देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी ये बाय हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अब रूट क्या है? ए बी सी है, मतलब दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में ए यानी कि माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन में 1 यानी कि 3 आ जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी इज 3। प्रोडक्ट कितना आना है? प्रोडक्ट कौन सा? यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वैल्यू कितनी बननी है? सो दिस इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, तो दिस इज 2 अपॉन में 1, सो दिस इज 2। एंड एक आपके पास जो प्रॉपर प्रोडक्ट बनना है ए बी सी, आई होप क्यूबिक का आपको ये पता होगा रिलेशन, जैसे क्वाड्रेटिक में आप सम ऑफ रूट लिखते हैं माइनस बी अपॉन में, यहां पे भी ये लिखते हो, प्रोडक्ट लिखते हो सी अपॉन में, यहां पे प्रोडक्ट ये वाला रहेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन, एंड द फाइनल एबीसी जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा, ये आपके पास वैल्यू आ जानी है जो आपके पास माइनस डी अपॉन में ए, तो माइनस डी यानी कि जो लास्ट वैल्यू है, सो दिस इज माइनस ऑफ 1 अपॉन में 1, सो दिस इज माइनस 1। नाउ व्हाट इज द पॉइंट? हमने फाइंड आउट करना है ये वाली वैल्यू, सो अगर मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो एबीसी आएगा, ऊपर क्या बनेगा? बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी, तो इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, सो दिस इज 2 एंड एबीसी इज माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2। तो ऐसे आप वैल्यूज की फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हमें कहा है कि ए एंड बी आर टू टैप्स विच कैन फिल अ टैंक इंडिविजुअली इन 10 मिनट एंड 20 मिनट, तो ए 10 मिनट में फिल कर सकता है, बी जो है वो 20 मिनट में फिल कर सकता है। सो अगर यहां से आप देखेंगे तो हाउएवर देयर इज अ लीकेज एट द बॉटम विच कैन एम्प्टी अ फिल्ड टैंक इन 40 मिनट, तो सी भी है जो 40 मिनट में खाली कर सकता है। सो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40, 10 से 4, 20 से 2 एंड 40 से 1। Now, what is the point if the tank is empty initially? How much time will both the taps take to fill the tank with leakage? तो हमें ये बताना है कि ये तीनों A प्लस बी माइनस सी जो है कितना टाइम, सी नेगेटिव क्यों लिखा मैंने? क्योंकि वो खाली कर रहा है। सो दिस इज 40 अपॉन में इन सभी की एफिशिएंसी लिखो, सो 4 प्लस 2 6 माइनस 1 इज 5, तो दिस इज इक्वल टू 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट लगेंगे उस पूरे के पूरे सिस्टम को भरने में अगर वो शुरू में खाली होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से करेक्ट पैटर्न जो है वो कौन सा है, हमने ये बताना है। हमारे पास वैल्यूज फिक्स हैं, एक हमारे पास रूट 2 है, एक हमारे पास है 4th रूट ऑफ 6 है, और एक हमारे पास 3rd रूट ऑफ 4 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 1/4 एंड इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 1/3। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको एक काम करना है, आपको पावर सेम बना देनी है, ठीक है? या तो आप बेस सेम बना दो या तो आप पावर सेम बना दो। पावर सेम बन सकती है, कैसे बनेगी? 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? जो ये 1/2, 1/4, 1/3 इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 12। तो मुझे क्या करना है? मुझे 12 बनाना है, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 6/6 कर लेते हैं, 6 की पावर 1/4 इंटू 3/3 कर लेते हैं, क्योंकि 6/6 मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, 1 नहीं होगा वो, तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड दिस इज 4 की पावर 1/3 इंटू 4/4 कर लेते हैं, तो ये कुल मिला के कितना बनेगा? 1/12 सभी में कॉमन है, सो ये बनेगा 2 की पावर 6 पावर 1/12, 6 की पावर 4 6 की पावर 3 पावर 1/12, जो ऊपर वाली वैल्यू है कॉमन निकाल दी मैंने, 4 की पावर 4 पावर 1/12, तो 6 की पावर 6, तो 6 की पावर 6 2 की पावर 6 कितना बनेगा? 64 की पावर 1/12, 6 की पावर 3 216 की पावर 1/12 एंड 4 की पावर 4 इज 64 टू द पावर, ओके, सो दिस इज 64 टू द पावर। तो ये दोनों तो ये दोनों हमारे पास सिमिलर हो जाएंगे, नहीं सॉरी पावर 4 है 256 टू द पावर 1/12। तो ये कुछ वैल्यूज मिली। अब देखो पावर कॉमन है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, अब पावर अगर सभी की कॉमन है, जो वैल्यू बड़ी होगी वो पावर में भी ओवरऑल वैल्यू भी बड़ी बननी है, जो छोटी है वो छोटी बननी है। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? दिस इज द लार्जेस्ट, यानी कि 4th रूट ऑफ 3, मतलब 3rd रूट ऑफ 4 जो है वो ग्रेटर है देन द सेकेंड वन इज दिस, यानी कि 4th रूट ऑफ 6 जो है वो उससे छोटा है, एंड देन 3rd वन इज दिस, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 उससे छोटा है, ठीक है? सो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। हमें उल्टा पैटर्न गिवन है, सो हमारे पास जो पैटर्न गिवन है वो ए ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में उल्टा लिखा है, अंडर रूट ऑफ 2 इज लेस देन 4th रूट ऑफ 6 इज लेस देन 3rd रूट ऑफ 4। तो आई होप आपको इजिली क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है? पावर को सेम बना देना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, सो ये बहुत जल्दी जो है सॉल्व होंगे और आपके पास
स्कोर इंक्रीज होता है, मतलब आप जल्दी सॉल्व करेंगे तो फिर आपके बाकी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाते हैं गिवन टाइम के अकॉर्डिंगली। हमें कहा है कि द वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑन सम अमाउंट विच इज इक्वल टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20%, 40% ऑन द सेम डिस्काउंट इज। तो आपको पता है कि डिस्काउंट को आप ऐड कैसे करते हो, वैसे नॉर्मली फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब क्योंकि ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट तो माइनस होता है ना, तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं 10% प्लस 20% को, ये डिस्काउंट है तो -10 -20 प्लस -10 इंटू -20 अपॉन में 100। सो ये कितना बन जाएगा, सो दिस इज -30, माइनस माइनस प्लस हो जाना है 2, सो दिस इज माइनस का 28, दैट मीन 28% का डिस्काउंट है ये। माइनस का साइन का मतलब है डिस्काउंट है। अब इन दोनों का मतलब 28 है, तो बचा क्या 28%, ये दोनों है, तो मतलब मैंने 10% प्लस 20% प्लस 40% सॉल्व करना था ना। इन दोनों को सॉल्व करके 20% 28% आया, प्लस 40% अलग है। अब यहां पे भी सेम चीज लगाएंगे तो क्या बनेगा, -28%, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं। फिर आपके पास है माइनस का 40%, फिर प्लस है -28 -40 अपॉन में 100। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, सो दिस इज माइनस का 68, ये डायरेक्ट बन जाएगा, और बाकी वैल्यू जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितनी बनती हैं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 28 इंटू 4 है, 0 हम वैसे कट देते हैं, और ओके सो ये पॉइंट में बन गया 112, ठीक है 112 बन जाएगा ये। 0 मैंने ऑलरेडी कर दिया, अपॉन में 10 भी है, सो दिस इज प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होना है। सो दिस इज इक्वल टू -68 प्लस 11.2, एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये फाइनल जो है वो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 56.8%। सो दिस इज द फाइनल डिस्काउंट जो हमें ओवरऑल मिल रहा है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर होना चाहिए। And the last question of today's session is, if k is equal to x minus y plus 2z and -2 is less than equal to x is less than equal to 1 and this, then which one of the following is correct? तो इनमें से करेक्ट कौन सा है हमने ये बताना है। चलिए, तो नॉर्मली हमारे पास वैल्यूज क्या है, k इज इक्वल टू x माइनस, ठीक है, k जो है वो x माइनस वाई प्लस 2z है, और k की वैल्यू बताने की किसके बीच में आएगी। तो ज्यादा कुछ नहीं है, देखो आपको x की वैल्यू पता चल रही है ना, x कितना है, x -2 से 1 के बीच में, ये -1 से 2 के बीच में, ये 3 से 6 के बीच में है। तो अगर मैं क्या करता हूं, बेसिकली अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा। ओके, सो x हमें गिवन है, मतलब हमने x माइनस वाई प्लस जेड, के इज इक्वल टू कितना है, x माइनस वाई प्लस 2z है, तो x की वैल्यू कितनी है, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू पुट करता हूं, सो दिस इज इक्वल टू -2 तक है, एंड मैं लोअर वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूं और अपर वैल्यू देखते हैं कहां तक हमारे पास जाती है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -1 है, और -2 ये है, और ये ओके, और हमारे पास z की वैल्यू कितनी है, वो 6 तक जा सकती है। चलिए, या फिर हम इसके लिए ज्यादा बेटर क्या कर सकते हैं, अगर मैं इनकी वैल्यूज इस तरह से फाइंड आउट कर लेता हूं। देखो हमें ये पता है कि -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, एंड द सेकंड वन इज -1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास साइन जो है वो, क्योंकि नेगेटिव से चेंज करके साइन भी चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास ये बनना है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि -2 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू, मतलब -y लेस देन इक्वल टू 1, यहीं से ये लिखा है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज कि 3 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 6 है। मुझे -y चाहिए तो मैंने -y निकाला, मुझे 2z चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 6 इज लेस देन इक्वल टू 2z इज लेस देन इक्वल टू 12, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएंगी, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो लोअर वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई प्लस 2z, तो x की वैल्यू है लोअर हमारे पास -2, y की लोअर वैल्यू कितनी है -2 प्लस 6 इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये किससे लेस है, x माइनस वाई प्लस 2z, क्योंकि मैं ओवरऑल सभी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, इज लेस देन इक्वल टू हायर वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 प्लस 12, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, ठीक है। मैं हायर वैल्यू यहां से पिक कर रहा हूं,
और लोअर भी यहीं से पिक कर रहा था। सो कुल मिला के कितना बन रहा है, 2 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 2z इज लेस देन इक्वल टू 14। दैट्स इट। आई होप आपको आंसर मिल गया। इट शुड बी सी ऑप्शन। तो करना कुछ नहीं है, जो हमने पुट करनी है वैल्यू उनके अकॉर्डिंगली इनको चेंज करो और डायरेक्ट पुट कर दो। लोअर वाले को लोअर साइड और हायर वाले को हायर साइड पुट कर लो। चलिए, सो ये कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो अभी करते हैं सेशन को ऑफ, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।